आए हुए? यस सर। ठीक है, अब एक चैप्टर पढ़ना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अभी क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो देख लेते हैं उसका ऑडिट को लेकर के क्या कंसर्न है। देखो, गवर्नेंस का मतलब होता है कि कैसे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हो, कैसे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करते हो। ठीक है, एक जनरल मैनेजमेंट से ऊपर है ये चीज गवर्नेंस। ठीक है, एक मैनेजमेंट आपने स्कूल्स में पढ़ा होगा कि सब प्लानिंग कैसे होगी, कैसे हम लोग बिजनेस प्लान करेंगे, स्ट्रेटेजाइज करेंगे, रिक्रूटमेंट्स होंगे, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये भी हालांकि पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ही है। ठीक है, और गवर्नेंस भी का मतलब भी लगभग लगभग वही है। ठीक है, बट इवन पॉलिसीज बनाना, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लेवल पे लेकर के हम लोग ये काम करते हैं। तो गवर्नेंस बेसिकली ओवरऑल मैनेजमेंट ही है, देखा जाए तो कंपनी का। ठीक है, कैसे आप अपनी कंपनी को ऑपरेट करते हो, कंट्रोल करते हो, बट इसके ऊपर अ, क्या ऑडिट को, ऑडिट के अंदर ऐसा क्या है कि भाई हम मैनेजमेंट को लेकर के हमने एक पूरा चैप्टर यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया है ना। ये बेसिकली समझने वाली बात है कि सर हमें मैनेजमेंट को लेकर के ये इतना क्यों पढ़ाया जा रहा है। कॉर्पोरेट कैसे गवर्न कर रहे हैं अपनी कंपनी को, ये उनके ऊपर है। ये आपके ऊपर है कैसे आप गवर्न करते हो, हाँ या ना, कैसे आप मैनेज करते हो। ऑडिटर को क्या लेना देना इस बात पे, हमें तो बस ये बताना है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहे वो सही है, चाहे वो कंपनी अच्छी पोजीशन में है फाइनेंशियली या बुरी पोजीशन में है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस चीज को ट्रू एंड फेयर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए। हमारा कंसर्न ये है। अब वो कैसे बिजनेस को चला रहे हैं कैसे नहीं चला रहे हैं, इससे हम लोगों को क्या कंसर्न, यही दिमाग में क्वेश्चन आता है सबसे पहले। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। इन्होंने ये चीज समझाई कि देखो इवन ऑडिटर को भी इस चीज को लेकर के कंसर्न है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये बता दें कि भाई हाँ ठीक है, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक जो है वो सही बनाए गए हैं नहीं बनाए गए हैं, क्या वो सही मायनों में मटेरियलिस्टिक मायनों में है या नहीं है। तो यहां तक लिमिटेड बात नहीं है। देखो कंपनीज, ये बात मैंने आपसे शुरू के दो चैप्टर्स में काफी डिटेल में डिस्कशन किया कि देखो कंपनीज जो होती हैं, कॉर्पोरेट से होते हैं, दे डू ओन लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब रिसोर्सेज में पैसा भी आ गया, और यहाँ पे फिजिकल अदर रिसोर्सेज भी आ गए। तो होता क्या है कि जब कोई कंपनी, अगर उसको अच्छे से मैनेज नहीं किया जा रहा, उसको अच्छे से ऑपरेट नहीं किया जा रहा, उसका कंट्रोल नहीं है, प्लानिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रेटेजाइजेशन नहीं है, पॉलिसीज आप अच्छे से नहीं बना रहे हो, ठीक है, आपका गवर्न करने का तरीका अगर अच्छा नहीं होगा, तो वो कंपनी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। ये सिर्फ कंपनीज पे ही हालांकि बात जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू आवर कंट्रीज ऑल्सो। हमारे भी देश को सरकारें गवर्न करती हैं, गवर्नमेंट्स, और अगर वो गवर्न अच्छे से नहीं करेंगी तो ग्रेजुअली इकोनॉमी डूब जाएगी, देश के लोग गरीब हो जाएंगे, पैसा बचेगा नहीं, इकोनॉमिक कोलैप्स होगी, और वो सब चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। सिमिलर थिंग हैपेंस विद कंपनी। अब कंपनी के पास रिसोर्सेज हैं, वो हैं कहाँ से। मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में चीज बताई थी कि आप चाहे अपना पैसा बैंक में डालिए, सेविंग अकाउंट खुलाइए, एफडी खोलिए, चाहे अपनी अपना इंश्योरेंस कराइए, चाहे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स को पैसा देंगे, एसआईपीज में पैसा डालेंगे आप, सरकार को टैक्स के फॉर्म में पैसा देंगे, ठीक है, या वेलफेयर स्कीम्स है, तो ये सब पैसा अल्टीमेटली ले दे करके जाना कॉर्पोरेट्स के पास ही है। डायरेक्टली आप कंपनी के शेयर खरीद लो, तो ये पैसा जो कॉर्पोरेट्स के पास है, ये उनका खुद का पैसा नहीं है, ये हम जैसे आम आदमियों का पैसा है, हम जैसा आम लोगों का पैसा। ठीक है, और जो कॉर्पोरेट्स बहुत बड़े होते हैं, सिर्फ पैसे तक बात नहीं है, बहुत सारे लोग वहां नौकरियां कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मेजर प्रोजेक्ट्स उन लोगों के पास है। अब जैसे कि मान लो कोई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, गैमन इंडिया का नाम आप लोगों ने सुना है? सुना, नो सर। सुना है गैमन इंडिया का, सुना है आप लोगों ने नाम? नो सर। तो कोई बात नहीं, सुना तो गैमन इंडिया वैसे देखो क्या होता है कि हम लोगों को कुछ लिमिटेड कंपनीज के नाम पता होते हैं जो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट ज्यादा उन कंपनीज के होते हैं जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में हो रही है, तेल बेच रहे हैं, बिस्किट बेच रहे हैं, केचप बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, है ना, या कोई खाने पीने की चीज हो गई। तो ये सब कंपनीज अपना एडवर्टीजमेंट बहुत एग्रेसिवली करती हैं, तो हम लोगों को इन कंपनीज के नाम पता होते हैं।
बट सिर्फ बिजनेसेस यही बड़े नहीं है, इनसे कई बड़े बिजनेसेस हैं जिनका लोगों को नाम भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं है ना। वो ये सब चीजें, आप जो राशन की दुकान पे सामान खरीदने जा रहे हो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, दे आर डूइंग सम अदर थिंग्स। जैसे आईटी सेक्टर की बात कर लो, तो कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है तो उसका टीवी पे ऐड आप नहीं देखोगे, तो शायद आप जानते भी नहीं हो। बट विप्रो जैसे बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है, कॉग्निजेंट है, इन्फोसिस है, गैमन इंडिया है, तो ये सब कंपनीज है जिनको आप रूटीन में नहीं देखेंगे, बट ये इंडिया के वन ऑफ द मेजर बिजनेस सेक्टर कौन से। गैमन इंडिया बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम करती है, ब्रिज बनाती है, रेलवे लाइंस डालने का काम करती है, गवर्नमेंट, बहुत बड़ी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है इंडिया की, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, उनसे सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि लोगों का पैसा, इन लोगों ने अपना पैसा इन कंपनीज के अंदर डाल रखा है। इन कंपनीज में हमारे देश के लाखों लोगों को एम्प्लॉय भी कर रहा है, नौकरियां भी दे रखी हैं, ठीक है। इनके पास मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। अगर ये कंपनियां बंद हो जाएंगी तो पैसा जो डूबेगा वो तो डूबेगा, इससे लोगों की नौकरियां जाएंगी, और ऐसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स ये लोग कर रहे हैं देश के, वो सारे प्रोजेक्ट्स ठप हो जाएंगे, बंद हो पड़ जाएंगे, है ना, काम करने वाला कोई रहेगा ही नहीं, ठीक है। इन्फोसिस जैसी कंपनी आज की डेट में बंद हो जाती है, तो इन्फोसिस हमारी गवर्नमेंट के लिए भी बहुत काम कर रही है, और दूसरे बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स आईटी के उनके पास है। आपका आधार कार्ड अगर आप देखोगे तो वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट उन लोगों के पास है। तो ये सब बहुत मेजर इकोनॉमी को जो है वो अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप किसी कंपनी को यूं बंद होने नहीं दे सकते भाई, हमें कोशिश करनी पड़ेगी ना। कोई कंपनी इतनी बड़ी कॉर्पोरेट, इतना बड़ा बिजनेस है, तो हम इसको कोशिश करेगी ये जो है वो अच्छे से रन करे, कोलैप्स नहीं हो जाए एकदम से, क्योंकि इससे सिर्फ इनका खाली पैसों का नुकसान नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे उस पर इम्पैक्ट आएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पे, यस और नो? बात यस समझ सर। में आई मेरी? हाँ, क्या मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि हम इनको इनको इस तरीके से मिसमैनेज नहीं होने दे सकते कि भाई इनके मिसमैनेजमेंट के कारण कि भी ठीक है, आपने मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया तो कंपनी को बंद हो गई। वी कैन नॉट अलाउ देम द मिसमैनेजमेंट ना दिस। हाँ या बात ना, यस और नो? यस सर। वैदिक बात समझ में आई मेरी यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. अब होता क्या है कि देखो, कंपनी का मैनेजमेंट अल्टीमेटली इट इज इन दी हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो कोई भी कंपनी होती है ना, उसका जो मैनेजमेंट होता है, कोर मैनेजमेंट जो होता है, उसको कैसे गवर्न करेंगे, क्या पॉलिसीज बनेंगी, कैसे वो बिजनेस को चलाएंगे, स्ट्रेटजीज कैसे बनाएंगे, आने वाले रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, कंपनी के लिए क्या आगे क्या खतरा है, क्या कंपटीशन आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी, तो वो सारी स्ट्रेटजीज जो बिल्ड होती हैं, वो जो सारी पॉलिसीज बनती हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो है लेवल पे बनाई जाती है। कंपनी में सबसे ऊपर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक चेयरमैन होता है, बोर्ड होता है, और वो सारे निर्णय लेता है। तो आपकी जो सारी पावर है वो सारी की सारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर यहाँ पे जो है वो हेल्ड कर रखी है। द पावर इज इन दी हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम चाहते हैं कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को अच्छे से चलाए, जिससे कंपनी का बेनिफिट हो, फायदा हो। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स जो हैं वो यहाँ पे उनको बेनिफिट हो उस चीज का, एम्प्लॉयज को बेनिफिट हो, लार्जर इकोनॉमी को बेनिफिट हो। तो इस तरीके से वो किसी भी कंपनी को चलाएं, कंपनी लॉन्ग रन में चले, ठीक है। ऐसे डिसीजंस ना लें, अगर उनके डिसीजंस की वजह से कल को कंपनी बंद हो जाती है तो वो इस तरीके के काम नहीं करे, वी वांट दैट, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले ऑडिटर की बात नहीं, सबसे पहले इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा सरकार को, गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑडिटर की बात बाद में आएगी। सबसे पहले गवर्नमेंट तो इंश्योर करे, सरकारें तो इंश्योर करें कि भाई इस तरीके से कैसे आप करोगे ये चीज, कैसे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बांधोगे, कैसे आप उनको इस चीज के लिए दबाव बनाओगे कि नहीं भाई वो कंपनी को अच्छे से चलाएं, वो गलत डिसीजन नहीं ले, वो अपनी पावर को अब्यूज नहीं करे। क्योंकि जब किसी के पास पावर होती है ना, तो वो उसको अपनी इच्छा से यूज कर सकता है, और उसके मन जैसा होगा वो वैसा काम करेगा। एथिकली वो कितना सही है, मॉरल वैल्यूज उसकी क्या रही है, ठीक है। अगर वो बुरा व्यक्ति है वो, तो वो पावर को मिसयूज करेगा, अब्यूज करेगा। अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो उसको, लेकिन हम ये चीज उसके ऊपर नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज सबसे पहले इंश्योर करने की जिम्मेदारी सरकारों की है, गवर्नमेंट्स की है, ठीक है। आई बात समझ में, हाँ या ना, जैसा नो?
आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ समझ में, है ना? यस सर। तो दिस इज, ये अभी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्राइमरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इट इज विद द गवर्नमेंट। एक सेकेंड ना, इट इज विद द गवर्नमेंट। देखो ये इन्होंने लिखा भी है, द एम ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज टू इंश्योर दैट द कंपनीज आर रन वेल इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज एंड अदर की होल्डर्स सच एज द वाइडर कम्युनिटी। The aim is to try and prevent the company director from abusing their power, which may adversely affect the stakeholders group. अब कुछ यूके की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो काफी यूके की उस पर बेस्ड है। तो यूके के अंदर एक कंपनी है एनरॉन नाम से, ठीक है? तो एक बड़ी कंपनी थी एनरॉन यूके के अंदर, जैसे हमारे देश में कुछ बड़ी कंपनीज हैं, वैसे ही यूके के अंदर एक बड़ी कंपनी थी एनरॉन के नाम से। और उस कंपनी में एक स्कैंडल हुआ, वो कंपनी बंद हो गई, ठीक है? और उस वजह से यूके की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो काफी यहाँ पे इम्पैक्ट आया। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ तेरे को, आप लोगों को, कि भाई एनुअल स्कैम था क्या। विकिपीडिया पे अगर आप जाएंगे तो आप पढ़ पाएंगे इसके बारे में, ठीक है? डिस्कस कर लेते हैं। तो एक अकाउंटिंग स्कैंडल था इन्वॉल्विंग एनरॉन कॉर्पोरेशन एंड अमेरिकन एनर्जी कंपनी based in Houston, Texas, where news of widespread fraud within the company became public in October. The company declared bankrupt and its accounting firm with Arthur Anderson. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे विकिपीडिया वाला पेज, यस सर। है ना? मैं इसको थोड़ा सा, दिख रहा है कि जूम करूँ थोड़ा सा और? दिख रहा है। दिख रहा है, चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा और जूम करूँ। तो एक अकाउंटिंग फर्म थी आर्थर एंडरसन करके, ठीक है ना, वहीं की थी। और वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑडिट एंड अकाउंटिंग पार्टनरशिप्स इन दी वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी 5 अकाउंटिंग और ऑडिट फर्म्स, पार्टनरशिप फर्म्स में से एक आर्थर एंडरसन थी, ठीक है? In addition to being the largest bankruptcy reorganization in the US history at that time, Enron was cited as the biggest audit failure. इस कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑडिट फेलियर माना जाता है, और जबकि इनकी ऑडिट करने के लिए दुनिया की 5 बड़ी ऑडिट फर्म्स और अकाउंटिंग फर्म्स में से एक लगी हुई थी, ठीक है? तो उस समय एक्चुअली इसमें हुआ क्या था वो हम लोग देख लेते हैं। एनरॉन वाज फॉर्म्ड इन 1985, जो जैसे ज्यादा बहुत पुरानी भी नहीं है। तो कैनेथ ले और आपने इसको यहाँ पे फॉर्म किया था, ह्यूस्टन नेचुरल गैस एंड एनरनॉट, दो अलग अलग कंपनीज के मर्ज होने से बनी थी। 7 years later when Jeffrey Skilling was hired, Lay developed a staff of executive that by the use of accounting loopholes, the misuse of mark to market accounting, special purpose entities and poor financial reporting were able to hide billions of dollars in debt from failed deals and projects। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने अकाउंटिंग का तरीका ऐसा यूज किया। अब जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे वैसे तो वो चीज समझ में आएगी। एक अकाउंटिंग का तरीका होता है जिसके अंदर आप अपने प्रॉफिट्स को बुक तभी कर लेते हैं जब आप, मतलब पहले से ही आप ये मान के चलते हो कि भाई ये प्रॉफिट्स हमको हो जाएंगे। आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, अब उस प्रोजेक्ट से जब तक आपको पैसा रियलाइज नहीं होगा, प्रॉफिट रियलाइजेशन नहीं होगा, या, है ना, हम लोग बेसिक जो कंसेप्ट है वो अकाउंटिंग का क्या होता है कि जब कोई चीज यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाता है, पैसा आया नहीं आया, हम उसको मान लेते हैं, ऐसे ही करते हैं भाई, हाँ या ना, यस और नो। मैंने किसी का काम कर दिया तो मैं अपनी बुक्स में उसको दिखाऊंगा, वो पैसा मैं मानता हूँ, यस और नो, हाँ या ना? यस सर। लेकिन क्या मैं ऐसा करूंगा कि मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया और मैं उसी टाइम पे प्रॉफिट अपना दिखा दूं? मतलब काम मैंने किया भी नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट आया है मेरे पास और मैं अपनी बुक्स में दिखा दूं कि हाँ भाई मेरे को ये प्रॉफिट हुआ है? ऐसा करते हैं हम लोग अकाउंटिंग में? ये बताओ। नो सर। नहीं करते। लेकिन अकाउंटिंग के अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग सिस्टम बेसिकली इसी तरीके के सिस्टम है जो इस चीज को अलाउ करता है। तो मतलब आपकी बुक्स में वो प्रॉफिट दिख रहे हैं जो अभी तक रियलाइजेशन जिनका हुआ ही नहीं है, जो काम आपने किया नहीं है, ठीक है? Chief Financial Officer Andrew Fastow and other executive mislead Enron's board of director and audit committee on high-risk accounting practices. Shareholders filed a $40 billion lawsuit and were eventually partially compensated with $7.2 billion after the company's stock price, which achieved a high in US $90.75 per share,
प्लम्यूटेड टू लेस देन, मतलब आप सोचो 90.75 यूएस डॉलर्स के उस पे उनका शेयर का प्राइस आ गया था और इसके पास $1 का प्राइस रह गया शेयर का। ठीक है ना, ये कंपनी बिल्कुल जैसे ही स्कैम आया सब लोगों ने अपना पैसा निकालना चालू कर दिया, शेयर्स के प्राइस डूब गए, खत्म हो गया। Security and Exchange Commission began an investigation. Rival Houston competitor Dynegy offered to purchase the company at a very low price. The deal failed. Enron filed a bankruptcy under Chapter 11 of United States Bankruptcy Code. Enron $63.4 billion in asset made its largest corporate bankruptcy in US history until WorldCom scandal in the following year. तो इसके बाद एक और बड़ा स्कैंडल हुआ, लेकिन ये उस टाइम का सबसे बड़ा स्कैंडल था, इससे बड़ा। ठीक है, और as a consequence of this scandal, new regulation legislation was enacted to expand the accuracy of financial reporting for public companies. One piece of legislation, the Sarbanes-Oxley Act, increased penalty for destroying, altering, or fabricating records in federal investigation of or attempting to defraud shareholders. अब ये जब इतने बड़े स्कैम हुए तो यूएस की सरकार ने एक कानून बनाया जिसका नाम दिया सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट। मतलब तो ये जब चीजें हो गई हैं उसके बाद सरकार को समझ में आया कि भाई हम ये चीज इन लोगों के पास हाथ में नहीं छोड़ सकते। अगर आपने कंपनी के हाथ में छोड़ दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में छोड़ दिया, इतनी बड़ी जो कंपनीज होती है, तो वो इस पावर को मिसयूज करेंगे और ये सब चीजें होंगी, तो हमें इस चीज को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के उन्होंने क्या बनाया, कानून बनाया। देखा आपने कि भाई जब उन लोगों को पता चला कि भाई इस तरीके का कुछ हो रहा है और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हम लॉ यहाँ पे फ्रेम करते हैं, है ना, बनाया ना ये इन्होंने, यहाँ पे भी दिया सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट 2000। तो गवर्नमेंट कैसे ये काम करेगी, कैसे इंटरफेयर करेगी, कैसे कंट्रोल करेगी, वो कानून बना करके ही कर सकती है। ये चीज समझो, है ना भाई, समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो। ऑडिटर का तो बाद में रोल आएगा, पहले ही किसकी ड्यूटी बनती है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सरकार लॉ लेकर के आए, कानून बनाए उसके ऊपर, यही करना पड़ेगा हम लोगों को। हाँ, है ना, Yes, sir. है ना भाई, देख यही करना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, और यूके के अंदर ये जो कानून सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट है, ये यूएस में, यूके के अंदर इन लोगों ने एक कोड बनाया जिसको नाम दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड। ठीक है, तो बोर्ड काम कैसे करेगा, डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, कुछ जिम्मेदारियों को तय करते हुए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिटरमिन करते हुए एक लॉ फ्रेम किया गया जिसको यूके के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड यूके का बोलते हैं। और इस चैप्टर में अपने को यही यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पढ़ना है। तो समझ में आया यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसके ऊपर है, वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की को काम करने के तरीके बताता है, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डालता है, ड्यूटीज डालता है और गाइडेंस देता है कि कैसे आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पर करना है, कैसे कॉर्पोरेट को गवर्न करोगे आप। ठीक है, आपकी प्रैक्टिसेस क्या होंगी, वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के अंदर दी गई हैं। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो। जल्दी बताओ, समझ में आई बात यहाँ पे, है या ना। Yes, sir. ठीक है, अच्छा, कुछ प्रिंसिपल्स इन लोगों ने दिए हैं कि किसी कॉर्पोरेट को गवर्न करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए काम करने के तरीके में, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऑपरेशंस एफिशिएंट होने चाहिए, आप ज्यादा अच्छे तरीके से रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सके और इस बात के चांसेस कम हो कि मिसमैनेजमेंट हो। ठीक है, तो ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या है कि भाई आपके काम करने में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो, आपके डिसीजंस को लेकर के आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, भागोगे नहीं आप। ठीक है, आपने काम किया है, जिम्मेदारी आपकी जो होगी वो डिटरमिन रहेगी। ठीक है, एफिशिएंटली ऑपरेट आप करेंगे, आप रिस्पॉन्स को ज्यादा अच्छे से आप रिस्पॉन्ड करेंगे, मैनेजमेंट कम होगा, ये सब चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे कार्डियन को लेकर के भी इन लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल दिया, 2018 में यूके के अंदर एक कंपनी थी कार्डियन, वो भी लिक्विडेशन में चली गई थी, 1.5 बिलियन पाउंड्स का डेब्ट उनके ऊपर इकट्ठा हो गया था। कंपनी वाज अ मेजर कॉन्ट्रैक्टर फॉर द यूके गवर्नमेंट विद कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिल्ड हॉस्पिटल्स एंड स्कूल। अब मेजर कॉन्ट्रैक्ट है, अभी मैंने एग्जांपल जो आपको गैमन इंडिया का दिया था वो इसलिए दिया था, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, हमारे देश के बड़े मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उनके पास। यूके के अंदर ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थी, हॉस्पिटल्स और स्कूल्स बनाने का काम था और भी दूसरे काम करती थी, सेकंड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी थी यूके।
ठीक है, और 43,000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉय थे। कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एंड फेल टू रियलिस्टिकली प्राइस द कॉन्ट्रैक्ट, रिजल्टिंग इन ह्यूज कॉस्ट ओवररन्स एंड लॉसेस बीइंग मेड। In December 2017, the major bank refused to lend more money to Carlyle, and in 2000, company went into liquidation. The collapse of the company caused significant problems, not just for the shareholders, for the significant number of employees who lost their jobs, the government contracts that were in progress that would not be completed, and for the suppliers who would not be paid. तो अब नुकसान सिर्फ एक खाली शेयर होल्डर्स का थोड़ी ना हुआ है, किन किन लोगों का नुकसान हुआ अगर कोई कंपनी इतनी बड़ी बंद हो गई? शेयर होल्डर्स का हुआ, एम्प्लॉयज का हुआ, सरकार का हुआ, सप्लायर्स का हुआ, जिन लोगों ने इनको मटेरियल सप्लाई किया, सबका नुकसान हुआ, बंद हो गई होगी कंपनी। किसी एक की जिम्मेदारी तो है नहीं कि आपने एक पर्सन को उठा करके जेल में डाल दिया उससे सब चीजें हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। पर अल्टीमेटली अगर मिसमैनेजमेंट हुआ है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपकी अच्छी नहीं थी, तो इससे पैदा वाइडर इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। आया समझ में? आया ना? Yes, sir. ठीक है, वन ऑफ द इश्यूज हाइलाइटेड बाय द कार्डियन वाज दैट अब एक जो बड़ा मेजर इश्यूज था कि भाई एग्जीक्यूटिव पे बहुत ज्यादा था, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैसा कंपनी से उठा रहे थे हर महीने वो बहुत ज्यादा था। सिग्निफिकेंट अमाउंट दे वर getting from the company. Despite the company running into the ground in 2016, the former chief executive earned more than 2 million pound. तो मतलब कंपनी के पास पैसा नहीं है, उसके बाद भी कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने 2 मिलियन पाउंड से ज्यादा कंपनी से कमाया। The Institute of Directors said that the collapse of Carlyle was due to lack of effective governance. Director remuneration allowed them to benefit despite the collapse of the company, as there were no clawback conditions. The company could only request clawback from director if there was a gross misconduct or misstatement of the financial results. The director also received payoffs despite being responsible for the collapse. So company के डूबने के बाद भी कंपनी से क्लेम कर सकते थे डायरेक्टर्स। The collapse of Cardion has also returned focus to the big accounting firms and their part in allowing companies to fail by not having raised the alarm much earlier. अब इन सब चीजों में, ये सब चीजें तो मैंने एनरॉन के बारे में आपको बता दिया, और इसके बाद इसमें एक बड़ी मेजर जो अब दिक्कत आपको सामने आई वो हमारी ऑडिटर्स की दिक्कत, कि ये सब कुछ हो रहा है, इतनी बड़ी ऑडिट फर्म्स इनकी ऑडिट में लगी है, तो फिर ऑडिटर्स को ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आया? उन लोगों ने अलार्म क्यों नहीं रेज किया अर्लियर, ताकि सरकारें चेतती या शेयर होल्डर्स उनको समझ में आता कि भाई क्या किया जा रहा है। अगर इतना ग्रॉस मिसकंडक्ट है, अगर कॉर्पोरेट गवर्न वो लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड्स हैं, स्कैम्स हैं, मैनिपुलेशन है, इतना कुछ हो रहा है, तो ये चीजें ऑडिटर को क्यों नहीं नजर आ रही है ना भाई? आया ना? कैसे? Yes, sir. तो इसमें तो ऑडिट की भी फेलियर है। ठीक है, तो ये आर्थर एंडरसन के बारे में जो पढ़ा था वो हमने यही पढ़ा कि भाई उसके अगेंस्ट में भी जो यहाँ पे प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं आपकी ऐसी यूएस के अंदर, पता है क्या होता है ऑडिटर्स की फर्म को के लिए जो क्या कहते हैं उनको, जैसे इंडिया में आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, यूके में एसीसी हो गई, यूएस में क्या है? CPA. सीपीए है ना, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग। तो वहां सीपीओ है। तो ये इन लोगों ने क्या किया या क्या हुआ, तो इन लोगों के अगेंस्ट में भी एक्शन लेना पड़ेगा भाई, आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे, है ना? आपको ये सब चीजें, तो आपको ये चीजें पता थी कि ये गलत है, तो इसका मतलब आपने भी कहीं ना कहीं कोल्यूशन किया है इन लोगों के साथ, है ना भाई? है ना? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना, आपने भी कोल्यूशन किया है इसका मतलब इनके साथ में, तो आपके लिए भी थोड़ा सा हमको यहाँ पे जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जाकर के अब सरकार ने, गवर्नमेंट्स ने ये कानून बनाया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, और सिर्फ कॉर्पोरेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं करी गई, बल्कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहां पर डिटरमाइन करी गई, वो भी तय करी गई कि आपकी क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है, ये ऑडिटर्स के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है। ये डालता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई ऑडिटर्स को ये देखना है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के अकॉर्डेंस में यहां पर
काम संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा किया जा रहा है नहीं, इसके ऊपर आपको ऑडिट रिपोर्ट में अपना ओपिनियन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देखोगे, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लायंस भी देखोगे। हालांकि इसके लिए और दूसरी तरह की ऑडिट भी होती है जिसको करने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स तक ही आपको सीमित रह करके अपना ओपिनियन देना है। ठीक है, बाकी लीगल कंप्लायंस की ऑडिट होती है, वो सब चीजें होती है, वो आप नहीं करते, वो अदर प्रोफेशनल्स वो करते हैं। इंडिया में कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, वो लोग वो लोग कंप्लायंस ऑडिट करते हैं। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड पढ़ना चालू करते हैं, यहाँ पे धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड से पहले इन लोगों ने एक और, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में हमने अकाउंटिंग, ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी के बारे में पढ़ा था। क्या नाम था उसका, ग्लोबल अकाउंटिंग बॉडी का? अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग बॉडी, इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी, याद करो। IFAC। आईफेक, इंटरनेशनल फेडरेशन, है ना, ऑफ यस सर। अकाउंटिंग। तो ये आईफेक थी, और इसके अलावा हमारे पास एक और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल है, ओईसीडी इसका नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हालांकि इसका अकाउंटिंग को लेकर के कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, लेकिन इन लोगों ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर की पॉलिसी बना रही है, ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए। आपस में जब देश अलग अलग काम नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, ये चीजें आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में स्कूल्स में पढ़ के आए होंगे। हमारे पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये लोग क्या कोशिश करते हैं, ये लोग ग्लोबल ट्रेड को फ्री रखने का कोशिश करते हैं कि भाई ग्लोबल ट्रेड पे वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जाएं, ये सब चीजें नहीं हो, तो वो लोग वो कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली ये ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलपमेंट के लिए भी देश की, हमारी दुनिया, हमारे वर्ल्ड की जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनको, उनमें एक दूसरे में इकोनॉमिक कॉपरेशन डेवलप करना, उसके लिए बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो इन्होंने ग्लोबली सभी कंपनीज के लिए कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे सेट किए हैं। ठीक है, तो अब ये प्रिंसिपल सेट किए हैं फॉर दी पॉलिसी मेकर्स टू सेट अप दी रेगुलेशन फॉर देयर ओन कंट्री। तो जैसे इंडिया में हम लोग अगर अपनी कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, कोई लॉ बनाने चाह रहे हैं, तो हम इन प्रिंसिपल्स को यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, इनको काम में लेकर के जो है इन्हीं के बेसिस पे वो फर्दर अपना लॉ यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। तो ये कोई जनरल है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब ये है क्या प्रिंसिपल, देख सकते हैं कि भाई इन्होंने ये बोला है कि भाई जैसे अगर हमारे देश की गवर्नमेंट अगर कोई भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के कानून लेकर के आती है, लॉ बनाती है, तो उसमें उनको एक तो ये इंश्योर करना पड़ेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ्रेमवर्क इंश्योर करना पड़ेगा ना, आपको देना पड़ेगा कॉर्पोरेट्स को कि भाई ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आपका फ्रेमवर्क रहेगा। ठीक है, शेयर होल्डर्स के इक्विटेबल राइट्स के और ओनरशिप फंक्शंस के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, स्टॉक मार्केट हो गए, दूसरे इंटरमीडियरीज हो गए, स्टेक होल्डर्स का क्या रहेगा रोल कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, डिस्क्लोजर के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी हो गई। इसके अलावा बोर्ड की जिम्मेदारी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक नहीं है, बस ये प्रिंसिपल्स है। अब जैसे इंडिया में हम लोग कानून बनाएंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, तो हमारा जो लॉ इन सब चीजों के को यहाँ पे टच करते हुए बनाया जाना चाहिए। ये बस ये चाहते हैं कि भाई अगर आप बनाओ तो ये चीज आप ये हमारी गाइडेंस है, इसको गाइडेंस को ध्यान में रख के आप अपना लॉ फ्रेम कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझने वाली बात है, ये चीजें होती हैं। आया समझ में, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस यस सर। सर। ठीक है ना, तो यूके का जो इन्होंने इस चीज को इसलिए बताया क्योंकि हमारा यूके का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड है वो इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। ठीक है, और देखो, अब हमें छोटी कंपनी से ज्यादा कोई लेना देना वैसे बेसिकली होता नहीं है। अगर वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो नहीं भी कर रहे हैं तो भी उससे कोई बहुत ज्यादा नुकसान इकोनॉमी को नहीं है ना, छोटी कंपनी से। लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, बहुत कोई ऐसे उनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स है नहीं कि भी इकोनॉमी को नुकसान हो जाएगा। लिमिटेड 200-400-500 एम्प्लॉयज होते हैं, इससे ज्यादा उनके एम्प्लॉयज भी नहीं होते, तो उनके लिए ये चीज नहीं है।
ये बेसिकली उन कंपनीज के लिए है जो कि पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हो, है ना। पब्लिकली ट्रेडेड मतलब इंडिया में से पब्लिक कंपनी हम लोग उसको बोलते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज जिनके शेयर्स, जिनके अंदर पैसा बहुत ज्यादा पब्लिक का लगा हुआ है, ठीक है, जो कि पब्लिकली लिस्टेड है, पब्लिकली ट्रेडेड बोल दो, पब्लिकली इंटरेस्टेड बोल दो, उन कंपनीज को बेसिकली यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड उनके लिए बनाया गया है। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? आई समझ में बात? आया ना Yes, जल्दी sir. से? Yes, sir. नेक्स्ट व्हाट दे से, इस कोड को अगर आप देखेंगे तो ये कोड बेसिकली 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला पार्ट डील करता है बोर्ड की लीडरशिप और कंपनी के पर्पस के बारे में, कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि बोर्ड की लीडरशिप को, बोर्ड को लीड करना है, कंपनी का पर्पस क्या होगा, फिर उसके बाद कैसे बोर्ड में की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन है। थर्ड पार्ट डील करता है बोर्ड के कंपोजिशन के बारे में, सक्सेशन हो गया, बोर्ड के काम का इवेल्युएशन हो गया। फोर्थ है ऑडिट के बारे में, रिस्क और इंटरनल कंट्रोल, और फिफ्थ हमारा रेगुलेशन। तो इसको 5 पार्ट में बांटा गया, हर एक पार्ट अपने आप में अलग अलग चीजों में डील करता है। अच्छा, इस कोड के बारे में एक जो बड़ी अच्छी चीज है वो ये है, अब उसे अच्छा बोलो बुरा बोलो, लेकिन इस कोड के अंदर रिजिड प्रोविजंस नहीं है। रिजिड प्रोविजन का मतलब क्या होता है? जैसे रूल आप समझते हो, रूल इज अ, आपको सड़क पे निकलना है और हेलमेट पहन के निकलना है, दिस इज अ रिजिड रूल। आप अपना, अब इसके अंदर आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, है ना। फ्लेक्सिबिलिटी आपको कोई अलाउ नहीं है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड, ये रिजिड रूल होता है, हाँ है ना, ऐसा। Yes, sir. दिस इज लॉ, दिस इज वेरी स्पेसिफिक लॉ। तो यूके के अंदर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड बनाया है वो ऐसा रिजिड रूल्स जैसा नहीं है, हालांकि कुछ रूल्स हैं उसमें जो स्पेसिफिक हैं। इन लोगों ने इसको फ्लेक्सिबल बनाया, इन लोगों ने इसको कंप्लाई और एक्सप्लेन के बेसिस पे बनाया। बहुत ज्यादा केसेस, चीजों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ सिंपल प्रिंसिपल दिए गए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस में आपके दिखने चाहिए, कि हाँ भाई हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे किया जा रहा है। तो या तो आप इनको मानो और या फिर आप एक्सप्लेन करो, ये बेसिस है, कंप्लाई और एक्सप्लेन बेसिस, ठीक है। तो सरकार को सरकार आपसे कह रही है कि भी या तो आप हमारे प्रोविजंस को मानिए और उनके हिसाब से काम कीजिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम कीजिए, और अगर आप उन्हें नहीं मानते तो हमें ये बताइए कि आपने इन्हें क्यों नहीं माना। और सिर्फ एक ही रीजन जो आपका माना जाएगा वो ये माना जाएगा कि आप कुछ बेटर कर रहे थे, ठीक है। अगर मेरे पास सड़क पे निकल के चलने के लिए हेलमेट की जगह कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ज्यादा बेटर प्रोटेक्ट मुझे हेलमेट से करेगी, तो सरकार कह रही है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वो टेक्नोलॉजी यूज कर, ठीक है, लेकिन लीस्ट इज समथिंग दैट इज हेलमेट। ये हो गया एक फ्लेक्सिबल रूल, अगर मैं ऐसा रूल बना दूं, बट ऐसा रूल है नहीं। गवर्नमेंट कह रही है, इंडिया में तो सरकार कह रही है हेलमेट पहन के निकलना है, आपके पास बेटर टेक्नोलॉजी, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। हेलमेट पहनना कंपलसरी है, वो कंपलसरी, नहीं पहनोगे, बेटर टेक्नोलॉजी आपके पास कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो हेलमेट हम उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, है ना। ये सुनो, तो आपका चालान तो फिर भी कटेगा ही सही, कटेगा नहीं कटेगा, हाँ ना। Yes, sir. Yes, sir. आपने हेलमेट नहीं पहना, आपके पास आपकी बाइक पे कोई आप टेक्नोलॉजी डेवलप करके लिया है कि भाई ये कर लेता हूँ और मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा, सर नहीं फूटेगा, तो सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। रूल ये है कि आपको हेलमेट पहनना है, नहीं पहना चालान कटे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ऐसा नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि भाई ये मिनिमम है ना, इतना तो आपको करना ही करना है। आप अगर इससे कुछ बेहतर कर रहे हो, आपका गवर्न करने का तरीका बेटर है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, लेकिन ये आप क्यों नहीं कर रहे, फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि हमारे पास वी हैव दी बेटर प्रैक्टिसेस, वी आर ऑलरेडी डूइंग दी बेटर प्रैक्टिसेस। आप जो कह रहे हो वो तो कम है स्टैंडर्ड, हम तो और बेटर स्टैंडर्ड पे जाके काम कर रहे हैं, हम तो और अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये आपके ऊपर, हम आपको इससे रियायत दे देंगे, हम आपको सिर्फ जो है एग्जेम्पशन दे देंगे, पर वो तभी देंगे जब आप कुछ बेटर कर रहे हो, इससे कम नहीं होना चाहिए। सो दीज आर ऑल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ये करना है। चलिए, समझ में आई बात यहाँ पे? यस और नो? ये जी समझ में आया भाई? आया ना? यस और नो यहाँ तक? Yes, sir. वैदिक समझ में आई बात यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बोर्ड की लीडरशिप के प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे आज, फिर आगे कल कंटिन्यू करेंगे।
तो अब जो फर्स्ट पार्ट है वो बोर्ड की लीडरशिप के बारे में बात करता है, कंपनी के पर्पस के बारे में बात करता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल ये है आपका गवर्न करने के लिए कि एक सक्सेसफुल जो कंपनी होती है ना, उसको एक इफेक्टिव बोर्ड लीड करता है, जिसका काम होता है कंपनी में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस को प्रमोट करना, जिससे कि शेयर होल्डर्स के लिए एक वैल्यू जनरेट करी जा सके। तो ये कह रहे हैं कि भाई एक प्रिंसिपल जो इन्होंने एक सिद्धांत आपको दिया है कि देखिए एक सक्सेसफुल कंपनी को एक इफेक्टिव बोर्ड ही लीड कर सकता है। तो आपका बोर्ड इफेक्टिव होना चाहिए और जिसका रोल क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस प्रमोट करना, ना कि शॉर्ट टर्म। ठीक है, मतलब कि आप जो भी काम करें, जो भी डिसीजन लें, जो भी स्ट्रेटजी बनाए, जो भी प्लानिंग करें, वो सब यहाँ पे कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस को प्रमोट करनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म सक्सेस को, जिससे कि शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट। आपका काम करने का तरीका ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डिसीजन कल कंपनी बहुत पैसा कमा लेगी लेकिन हमें परसों नहीं पता क्या होगा। ठीक है, दिस इज नॉट हाउ यू डू द वर्क। आप एक छोटा सा एग्जांपल सोचो कि आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई सामान खरीदा, उसने आपको बेवकूफ बना दिया। आप एक बार तो बेवकूफ बन के आ गए, पर आप तीसरे दिन उसके पास नहीं जाओगे। यस और नो? और वो तीसरे दिन का सोच नहीं रहा है कि तीसरे दिन मेरे पास एक कस्टमर लौट के आएगा, नहीं आएगा, तीसरे दिन मैं सेल कैसे करूंगा, तीसरे दिन अपना व्यापार कैसे चलाऊंगा। ठीक है, उसका 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 जो विजन है वह है ही इतना कि भाई आज मैं फ्रॉड कर लूं, पैसा कमा लूं, कल की कल सोचेंगे। यही विजन है, आया ना? यस और नो? उस बंदे का, उस बिजनेसमैन का। सो ये हम यस नहीं सर। चाहते हैं। ठीक है, कि कंपनी इस तरीके से काम करे जिसका विजन बहुत शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि कंपनी का बोर्ड इस तरीके से काम करे जिससे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सक्सेस आप प्रमोट कर पाए और शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू जनरेट हो, है ना? सक्सेस शुड बी सस्टेनेबल, है ना? आप एक बुक मैं रिकमेंड करता हूँ उसको पढ़ना, मतलब वो आपके सिलेबस की बुक नहीं है। क्या नाम था उस बुक का? द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है, एक बुक है यहाँ पे, साइकोलॉजी ऑफ मनी करके। सुना है, नाम सुना है आपने? नहीं सुना? द सुना है, साइकोलॉजी, पढ़ी नहीं है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है, तो अगर आपको टाइम मिले तो ये बुक कभी पढ़ना, मॉर्गन हाउसल ने लिखी है बुक। ठीक है, और इसके अंदर इस प्रिंसिपल को बहुत समझाया है अच्छे से। ये सिर्फ कम बिजनेसेस के लिए नहीं है, लेकिन इसमें जितने एग्जांपल्स है ना बिजनेसेस को लेकर के, आपको देख के ये समझ में आएगा कि यार सस्टेनेबल सक्सेस क्या है। एक रातों रात अमीर बन जाना और परसों गरीब हो जाना, ठीक है, ये कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। अभी आप देखते हो ये सब रील्स पे एकदम से कोई चीज ट्रेंड हो जाती है, कुछ टाइम बाद उन लोगों का पता भी नहीं होता कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पता होता है आप लोगों को कि आप बहुत सोचते हो कि यार वो लोग क्या कर रहे होंगे, इस बारे में सोचते हो, इस बारे में? नो ब्रो। सो हम लोग जो जनरेशन को लीड कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं आजकल कि यार देखो कुछ ऐसा कर लो एक बार, कुछ बस एक बार लॉटरी लग जाए। अरे एक बार लॉटरी लग जाएगी उससे क्या होगा? नेक्स्ट डे क्या करोगे, उसके अगले दिन क्या करोगे? हर दिन ये चीजें नहीं होगी। इट इज ओनली अ प्योर लक कि हाँ भाई ठीक है, एक बार आपकी कोई स्ट्रेटेजी काम कर गई और आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया। तो अगर आप इसी तरीके से काम करोगे तो बहुत सारा पैसा आपका खर्च भी हो जाएगा, अगर आपके दिमाग में ये चीज है तो। बहुत सारे लोग बहुत रातों रात अमीर बने और बहुत जल्दी खत्म भी हो गए। ठीक है, अभी बायजूस का एग्जांपल आप देख लो। बायजूस एक बबल की तरह बहुत बड़ी कंपनी की तरह उभर के आई, बहुत सारा पैसा ये लोग इन्होंने, लेकिन उसी बबल की तरह जब वो फूटा तो वो खत्म हो गई कंपनी। ठीक है, नाम तो आप बहुत बड़े हो गए, आप आईपीएल जैसे उसको आप वो करने लग गए थे यहाँ पे है ना? तो आईपीएल में बायजूस दिख रहा है, इतना पैसा आपके पास आया, सब चीजें हुई, लेकिन व्हाट हैपेंड देन? खत्म हो गया। सो दिस इज नॉट हाउ यू वर्क विद द मनी। ठीक है, आपका बिजनेस कराने का, आपका बोर्ड गवर्न करने का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम लोगों को नहीं चाहिए भाई एकदम से बहुत सारा पैसा। वी वांट अ सस्टेनेबल सक्सेस, जिससे जो कि
सस्टेन करे, जो कि लंबे टाइम तक चले। आप टाटास को देखिए, आप रिलायंस को देखिए, ठीक है, आप बिरलास को देखिए, ये जो आपको दिखेंगी ना, ये है कोर कंपनीज जो कि खत्म नहीं होने वाली इतनी आसान से। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि इनका एसेट बेस बहुत मजबूत है। आप जोमेटो या स्विगी को मत देखो, ये वो कंपनीज है जिनके पास कोई एसेट नहीं है आज की डेट में, ठीक है। दे आर प्योरली सर्विस कंपनीज। जिस दिन फटेंगी, जब लोगों का पैसा घुसेगा, जब पता चल जाएगा लोगों को। क्योंकि कल कोई कंपनी बंद होगी तो जिन लोगों का पैसा उधार लिया हुआ है, जिन शेयर होल्डर्स का पैसा है, उनको रीपेमेंट कहां से करोगे? दे डोंट हैव एनी एसेट बेस। इनके पास अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है। किराए के आपके पास, आपके लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां तक आपकी खुद की नहीं है। वो खुद ही लोग अपनी गाड़ियां लेकर, आपका एसेट है क्या? कुछ एसेट नहीं है आपका। ले दे करके कंपनी की गुडविल है, सब इंटेंजिबल है, टेंजिबल कुछ है नहीं आपके पास। है क्या कुछ इनके पास? यस और नो? ऑफिस वगैरह है ना उनका? क्या है? ऑफिस प्रीमाइसेस वगैरह है ना अरे उनके? कितने ऑफिस हो जाएंगे? आप इन कंपनीज को अगर कंपेयर करोगे दूसरी कंपनीज के पास, ना इनकी कोई इन्वेंट्री है खुद की। ऑफिसेस की वैल्यू क्या होगी आज की डेट में? क्या कल को अगर इस कंपनी को लॉस हो गया और बैंक इनसे रिकवरी करना चाहेगा, तो किससे रिकवरी करेगा? शेयर होल्डर्स बोलेंगे हाँ डिसॉल्व कर दो हमारा पैसा। तो अरे डिसॉल्व कर दो, पैसा किसका देते? क्या बेचेंगे? क्या लिक्विडेट क्या होगी? कोई चीज है इनके पास लिक्विडेट करने के लिए? सोनू, नो सर। कुछ नहीं है ना। तो जिस दिन ये सिर्फ बबल्स हैं जो बढ़ रहे हैं, फटेंगे, खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं जानता इन कंपनीज को फिर। तो ये बहुत शॉर्ट टर्म अप्रोच से इन कंपनीज को बिल्ड किया गया है कि हमें पैसा कमाना है और निकलना है, ठीक है। आप जैसे फ्लिपकार्ट, जरूर, जैसे फ्लिपकार्ट इज गुड कंपनी, लेकिन फ्लिपकार्ट में क्या था भाई, उसको भी बनाया कंपनी को आपने। जो शेयर होल्डर्स थे वो बस जो इनिशियल शेयर होल्डर्स थे ना, फ्लिपकार्ट वॉज ओन्ड बाय बंसल्स, जो दो फ्रेंड्स हैं, लोग भाई नहीं है वैसे, दोनों फ्रेंड्स से उन लोगों ने बनाया था। उनको इस कंपनी को बेच करके निकलना था। उन्होंने बनाया, बहुत बड़ी गुडविल बनाई उसको। अब फ्लिपकार्ट जो है वो कौन ओन करता है पता है? वो हमारी इंडियन ओनरशिप की रही नहीं कंपनी। इट इज ओन बाय, कौन ओन करता है पता है? फ्लिपकार्ट पता है कौन ओन करता है? नो सर। वॉलमार्ट के बारे में सुना है? यस सर। तो अब फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट कर दिया। तो वॉलमार्ट को एक्चुअली एक पूरा नेटवर्क चाहिए था जिनका इंडिया में बहुत अच्छा हो, तो उन्होंने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया। तो उनका बस पर्पस ये था कि हम एक ब्रांड वैल्यू बना दें, हमने जो पैसा मिला है उसके 200 गुना, 300 गुना, 400 गुना हमको पैसा मिल जाए। वो पैसा उन्होंने निकाला एंड दे वेंट अवे। अब उनको कोई मतलब नहीं है उस कंपनी से, चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो, जो लोग इनको बनाते हैं वो खुद इनके साथ रहना नहीं चाहते। दे हैव दिस आइडियोलॉजी इन दी माइंड में, मुझे मेरा पैसा निकालना है, फिर जाओ। जो उन लोगों ने लोन दिया वो जाने, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो जाने, जो लोग अदर शेयर होल्डर्स हैं वो जाने, उनको उससे कोई मतलब नहीं है ऐसा, ठीक है। सो आप कंपैरिजन करोगे तो एक तरफ जब आप टाटा जैसी कंपनी, दे हैव दिस वेरी एथिकल वैल्यूज, बड़े एथिकल वैल्यूज से काम कर रहे हैं, और वो ओनरशिप अपने पास रखना चाहते हैं, वो अकाउंटेबिलिटी अपना रखना चाहते हैं, ठीक है। बहुत फर्क है इन बिजनेस मॉडल्स के अंदर। चलो ये तो खैर आगे फर्दर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे इसके प्रिंसिपल्स को। अभी के लिए समझ में आया यहाँ पे? यस और नो? यस सर, आ गया। चलिए इसको हम कल कंटिन्यू करते हैं, है ना भाई? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।